बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। गोली मारी गई, फैमिली को केसेस में घसीटा गया, 34 केसेस बनाए गए, रेप के इल्जामात लगे, अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट ने भी मुखालिफत की, करीबी साथी जेल में डाले गए, कल्ट लीडर कहा गया। अमरीकी मीडिया वाज़ेह हिमायत से गुरेज करता रहा, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है। तमाम तज्जिए, पेशगोइयां, सर्वेज और अंदाजे गलत साबित करते हुए ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब हो चुके हैं। कुछ देर पहले के नताइज के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप वाज़ेह तौर पर 280 इलेक्टोरल वोट्स लेकर सदारती मार्का सर कर चुके हैं, जबकि उनकी हरीफ कमला हैरिस उनसे कहीं पीछे रह गई। ट्रंप इस बार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत सदर बनकर उभरे हैं, क्योंकि उनकी जमात को न सिर्फ अमरीकी ऐवान बाला यानी कि सेनेट में भी अक्सरियत हासिल हो चुकी है, बल्कि ऐवान ज़री यानी कि कांग्रेस में भी उनकी पोजीशन बहुत मजबूत हो चुकी है। सेनेट में रिपब्लिकन ने 51 नशिस्तों के साथ अक्सरियत हासिल कर ली है और इस तादाद में इजाफा भी हो सकता है। ट्रंप की जीत में स्विंग स्टेट्स ने फैसला कुन किरदार अदा किया। 7 स्विंग स्टेट्स में से 4 में ट्रंप ने फैसला कुन बढ़तरी हासिल की और इस बार के अमेरिकी इलेक्शन, सदारती इलेक्शन में 2 रियासतें फ्लिप हुई, यानी कि ये दोनों रियासतें 2020 के इलेक्शन में डेमोक्रेट्स ने जीती थी, जो कि हालिया इलेक्शन में रिपब्लिकन्स ने दोबारा हासिल कर ली हैं। इन रियासतों में जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया शामिल हैं। जॉर्जिया में डोनाल्ड ट्रंप ने 50.7% और कमला हैरिस ने 48.5% वोट हासिल किए, जबकि पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप ने 50.8% और कमला हैरिस ने 48.1% वोट हासिल किए। ट्रंप ने आज अपनी जीत पर फातिहाना खिताब करते हुए अपने वोटर्स और सपोर्टर्स दोनों का जहां शुक्रिया अदा किया, वहीं पर उन्होंने दोबारा इस अज़्म का इजहार भी किया कि वो कोई नई जंग शुरू नहीं करेंगे, बल्कि पहले से जारी जंगों को खत्म करने में किरदार जरूर अदा करेंगे। इस तरह कहा जा सकता है कि ट्रंप की जीत के साथ ही यूक्रेन की जंग का फैसला भी हो गया। अब यूक्रेन को अरबों डॉलर की इमदाद और मुफ्त हथियार नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये ट्रंप के अव्वलीन वादों में से एक था। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ईरान के मामले में रियायतें देने और सऊदीया के अलावा इस इलाके से अमरीकी अफवाज निकालने और अड्डे खत्म करने के हामी रहे हैं। ट्रंप ने ऐलान तो बहुत से किए हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या ट्रंप अपने वोटर से किए गए वादों को पूरा भी कर पाएंगे। पाकिस्तान में भी अमेरिकी इलेक्शन को लेकर काफी मुहिम्मात चलाई गई हैं, इनमें से अहम बानी पीटीआई से मुताल्लिक भी थी। अब सवाल यहां यह भी पैदा होता है कि ट्रंप तो आ गया है, क्या बानी पीटीआई भी बाहर आ जाएंगे और क्या ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर सकती है। यहां सवाल यह भी है कि ट्रंप के सदर बनने से मशरिक वुस्ता की हालात तब्दील होंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफी तज्जियाकार रिजवान रज़ी साहब से बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। इस्लामाबाद स्टूडियो से सहाफी तज्जियाकार अनवर रज़ा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसार राना साहब सहाफी तज्जियाकार हैं, वो भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। और अमरीका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सहाफी तज्जियाकार अवैस सलीम साहब। अब सभी की इजाजत से मैं जरा अमरीका बढ़ना चाहूंगी। सबसे पहले अवैस सलीम साहब, मुझे ये बताएगा डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद वाशिंगटन का रद्द अमल कैसा रहा और दौराने यूं कह लीजिए कि रिजल्ट्स, सूरत हाल आपने क्या देखी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो खतरा जाहिर किया जा रहा था इलेक्शन से पहले कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये रिजल्ट्स आते हैं तो क्या कोई शोरिश हो सकती है, क्या अमनो अमान की सूरत हाल खराब हो सकती है। मैं इस वक्त वाशिंगटन डीसी में हूँ। यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो ऑन कॉल थी। बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उनको बैरिकेड किया गया था, नेशनल गार्ड को स्टैंड बाय रखा गया था। तो ऐसा तो कोई खतरा हमारे सामने नहीं आया और नताइज इतने वाज़ेह थे कि वो खतरा टल गया। दूसरी तरफ अगर आप नताइज की बात करें तो आपने अपने इब्तदाइये में जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया का जिक्र किया, जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, और 2020 में ये दोनों स्टेट्स जो बाइडेन जीते थे, और उसमें इन हर ऐसी स्टेट में जहां पर टाइट रेस है वहां पर इमिग्रेंट्स का किरदार बहुत ज्यादा। तो फिर शिकस्त की वजूहात क्या थी यहाँ पर डॉक्टर साहब? जी मैं इसी की बात कर रहा हूँ। इन टाइट रेसेस में इमिग्रेंट्स का किरदार बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि वो ट्रेडिशनली डेमोक्रेट्स के लिए वोट करते रहे हैं। इस दफा ऐसे लग रहा है कि इमिग्रेंट वोट में भी एक स्प्लिट आया है और उन्होंने कमला हैरिस को बतौर उम्मीदवार उस तरह से तस्लीम नहीं किया, क्योंकि इकोनॉमी परफॉर्म नहीं कर सकी इन 4 सालों में, और उन्हें ये लगा कमला हैरिस की कोशिशों के बावजूद कि शायद वो एक कॉन्टिन्यूएशन होंगी जो बाइडेन की, और उनकी पॉलिसियां कोई ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होंगी। दूसरी तरफ जो नया नौजवान वोटर शामिल हुआ है, कोई 41 मिलियन से ज्यादा नया वोटर शामिल हुआ है
पिछले 4 साल में अमेरिकन इलेक्टोरेट में, उसमें नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है। उन नौजवानों के लिए भी कोई इस तरह की पॉलिसी 4 साल में नहीं दी, बल्कि जो गजा पर पिछले कुछ अरसे में आपने मुजाहिरे देखे अमेरिकन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में, उनको जिस तरह से डील किया गया सख्ती से, मेरा ख्याल है कि नौजवानों में वो जो गम गुस्सा था उसका इजहार भी आपको उनके वोटिंग के दिन फैसले में नजर आया है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ये देखा है कि अवाम के पास चाहे कोई भी रियासत हो, कोई भी मुल्क हो, वहां पर एक जो उनके पास सबसे बड़ा हथियार होता है वो उनका वोट ही होता है। और हमने देखा कि अमेरिकी शहरियों ने उसका इस्तेमाल किस अंदाज में किया और बड़ा एग्रेसिवली हम कहेंगे कि इस्तेमाल किया। लेकिन जो वादे, जो दावे, जो नारे डोनाल्ड ट्रंप अपनी कैंपेन्स के दौरान लगाते रहे हैं और आज भी जिस तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की और जो खिताब किया वो किस हद तक इम्प्रेसिव रहा अमेरिकी लोगों के लिए। और दूसरा ये भी जो उन्होंने जंग के हवाले से एक जुमला कहा ना, उन्होंने कहा कि जंग का खात्मा चाहते हैं वो, इसको अक़वाम आलम में किस तरह से देखा जाएगा? देखिए, जंगों की ये जो 2 बड़ी जंगें इस वक्त चल रही हैं, गजा का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दूसरा यूक्रेन की वॉर चल रही है, इनका एक बराह रास्त ताल्लुक अमेरिकन इकोनॉमी के साथ है, क्योंकि जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के अखराजात इन जंगों पर हो रहे हैं उसका प्रेशर अमेरिकी मईशत पर आ रहा है, और उसके जो समरात हैं जो पहुंचने चाहिए एक अच्छी मईशत के एक आम आदमी तक, वो नहीं पहुंच पा रहे। सो डोनाल्ड ट्रंप ने ये वादे अगर किए हैं तो उन्हें इस पर फॉलो अप करना पड़ेगा। अगर वो बिल्कुल जंग खत्म नहीं भी करा सके तो उसको स्केल डाउन करके, उस पर अखराजात को कम करके उन्हें इस पैसे को अपनी इकोनॉमी में पंप करना पड़ेगा। और क्योंकि उन्होंने अपने आप को पिच एक ऐसे कैंडिडेट के तौर पर किया है जो सिस्टम से बाहर हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट के पसंदीदा कैंडिडेट नहीं है, तो अगर वो ये कर पाते हैं, वो अपने आप को एक ऐसी मर्क्यूरियल शख्सियत के तौर पर देखते हैं। बहुत साल पहले उन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका टाइटल था आर्ट ऑफ द डील। उनका ये ख्याल है कि वो ऐसे फैसले कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। तो अब हमें ये देखना होगा कि वो कितना फॉलो अप करते हैं उसको। ठीक। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर डोनाल्ड ट्रंप का कितना असर रसूख होगा? क्या कुछ अहम फैसलों में उनकी मुदाखला देखी जाएगी आने वाले मुस्तकबिल में? मैं बड़ा क्लियरली बानी पीटीआई के हवाले से बात कर रही हूँ आपसे कि आपको ऐसा कुछ आने वाले वक्तों में होता हुआ नजर आएगा? देखिए, पहले तो आप ये याद रखिए कि अभी 3 महीने हैं डोनाल्ड ट्रंप के हलफ उठाने में और व्हाइट हाउस पहुंचने में। उसके बाद पहले 100 डेज में अमूमी तौर पर जो अमरीकी सदर है उसका सारा फोकस इंटरनल रहता है, और इस वक्त जो अमरीकी इलेक्शन हुआ है वो इंटरनल इश्यूज पर हुआ है, वो इकोनॉमी पर हुआ है, वो अनएम्प्लॉयमेंट पर हुआ है। दूसरी तरफ अगर आप तारीखी तनाजुर में भी देखें तो अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में हमेशा एक मद्दोजर आया है। जो अमेरिका का इंटरेस्ट होता है उस खित्ते में, अगर उन्हें पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है तो ताल्लुकात में गर्मजोशी आती है। इस वक्त बज़ाहिर कोई ऐसा इंटरेस्ट है नहीं, बल्कि अगर मैं आपको याद कराऊं, जब उसामा बिन लादेन का वाकया पाकिस्तान में हुआ था तो उसमें एक किरदार से डॉक्टर शकील अफरीदी, जिनका बड़ा अहम किरदार था कि उन्होंने अमेरिका की मदद की है उसामा बिन लादेन तक पहुंचने में, और तब से अब तक तकरीबन 13 साल हो गए हैं। बहुत ज्यादा बार बार कोशिश की है मुख्तलिफ अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कि उनको रिहा करवाया जाए पाकिस्तानी एजेंसियों की तहवील से, उन्हें अमेरिका किसी तरह मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। तो क्या इमरान खान की लिए वो ये कोशिश करने के लिए तैयार होंगे? और एक इंडिविजुअल की जो जाती दोस्ती हमें बताई जा रही है डोनाल्ड ट्रंप से, वो ओवर पावर कर देगी बाकी तमाम कंसिडरेशंस को? मेरे ख्याल में तो इसका इम्कान बहुत कम है, लेकिन अब हमें देखना होगा। कम से कम ऑप्टिक्स की तब्दीली आपको जरूर नजर आएगी। अगर पॉलिसी की तब्दीली होती है, मैं उसके बारे में कोई इतना ज्यादा होपफुल नहीं हूँ। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा डॉक्टर अवैस साहब। दीगर मेहमान भी आपको सुन रहे हैं, मैं बैक टू बैक जरा उनकी तरफ भी बढ़ना चाहती हूँ। रज़ी साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। मुझे ये बताइएगा, जो भी हम सुन रहे थे, देख रहे थे, जो भी अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, नेक टू नेक बता रहा था कि ये मामला चल रहा है, लेकिन नताइज उसके खासे बरक्स हमें नजर आए, जैसे कि अभी डॉक्टर अवैस साहब भी हमें रिपोर्ट कर रहे थे। ट्रंप अब आ चुके हैं। इसके बाद आपको सबसे पहले तो मैं अमेरिका के लिए जानना चाहूंगी कि अमेरिका के लोगों के लिए ये कितनी बेटर चॉइस है? देखिए, बात ये है कि जमहूरियत की बेहतरीन डेफिनेशन या हुस्न ये है कि उसके फैसले को तस्लीम किया जाना चाहिए। हम उसका तजिया कर सकते हैं, हम अमेरिकन अवाम की राय के ऊपर तनकीद करने का हक भी रखते हैं, लेकिन वो राय गलत नहीं हो सकती। पहली तो ये बात।
दूसरी बात यह है कि अमेरिका को देखने के दो पहलू हैं। एक पहलू जिससे डॉक्टर अवैस सलीम साहब ने देखा है, क्योंकि ये वहाँ पे मुकीम हैं, वहाँ की एक यूनिवर्सिटी के अंदर ये उस्ताद हैं और इन्हें वहाँ पे गए हुए 1.5 दहाई से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और ये वहाँ पे इनके बच्चे जो हैं वो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इनका स्टेक उस इकॉनमी के साथ वाबस्ता है। अगरचे ये कभी कभी लाहौर आके हमें भी कॉफ़ी पिलाते हैं तो हमारा भी थोड़ा सा स्टेक इनके साथ है, लेकिन मैं अर्ज कर रहा था एक तो ये इनका पहलू है, एक हमारा पहलू है, क्योंकि अमेरिका जो है वो दुनिया के हर मुल्क का हमसाया है। हमारा तो 20 साल रह के भी गया है ना अफगानिस्तान के अंदर, तो अमेरिका के अंदर हम उसको एज ए एक्सटर्नल फैक्टर के तौर पे देखते हैं, बाहर से देखते हैं कि अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है। जो अमेरिका के अंदर जो कुछ हो रहा होता है हम उसको फील भी नहीं कर सकते, उसको असेस भी नहीं कर सकते। अमेरिका के नताइज जो हैं, हमारे दोस्त हैं अहमद वलीद साहब, वो पिछले इलेक्शन कवर कर रहे थे अमेरिका के अंदर, तो वो उस वक्त कह रहे थे कि हिलरी हार रही हैं, जबकि यहाँ पे पाकिस्तान के मीडिया के अंदर बहुत बड़ा जो था वो ये था कि नहीं जनाब ट्रंप साहब हार रहे। तो मेरा मतलब है लेकिन आखिर में हिलरी जीत गई, हिलरी हार गई और ट्रंप साहब भी उस दफा जीत गए। हैरत की बात है दोनों दफा ट्रंप साहब के सामने खवातीन को उतारा गया है, हालांकि बेहतर मेरा मतलब है कि मेल कैंडिडेट भी उतारे जा सकते थे। एक आखिरी बात जिसके ऊपर मैं चाहूंगा, दो पहलू जिसको नजर डिस्कशन नहीं हो रही, वो एक तो ये कि सोशल मीडिया की जो इस वक्त खबरों की सबसे बड़ी ऐप है एक्स, उसके मालिक एलन मस्क साहब ने खुल के कैंपेन की है जी ट्रंप साहब के लिए। और ट्रंप साहब की अपने कुछ कैंपेन्स के दौरान भी कुछ ऐसा सुनने को मिला कि मुमकिन तौर पर हो सकता है कि उन्हें काबीना में कोई ओहदा भी मिले या फिर वो उनके मुशीर भी मुंतखब हो सकते हैं। देखिए पहली जो उन्होंने विक्ट्री स्पीच दी है उसमें 5 से 6 मिनट उन्होंने अमेरिका का स्टार करार दे दिया, उसको बहुत तारीफ की है, उनको बहुत ज्यादा उन्होंने उठाया है ट्रंप साहब ने एलन मस्क साहब को। और दूसरा जो दुनिया के इस वक्त सबसे बड़े मीडिया ओनर है रॉबर्ट मर्डॉक साहब, उनका सारा मीडिया ग्रुप, सारे मीडिया आउटलेट अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल आउट ट्रंप साहब की सपोर्ट में गए हैं। ये दो फैक्टर भी इसके उनकी अंदर कैंपेन करने में बड़ा एक अहम किरदार रहा है। ठीक है, रिजवान साहब का ओपिनियन आ गया, इसाराना साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसाराना साहब गुफ्तगू आपने सुनी हमारे दोनों मेहमानों की, अभी अब आप भी बताइएगा कि जो हमने देखा ना कि जो अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा था और बकौल रिजवान साहब के जो सोशल मीडिया का किरदार था, ये दोनों एक अलग नैरेटिव लेकर चल रहे थे। अब किस भी नैरेटिव की जीत हो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती, हाँ मैं ये जरूर कहूंगी कि एक जमहूरी मुआशरे में जमहूरियत की जीत जरूर हुई है। डोनाल्ड ट्रंप का सदर मुंतखब होना अमेरिका के लिए और खित्ते के दीगर ममालिक के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए जी, बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप मुंतखब हो या बाइडन हो, ये बात तो तय कि कोई भी आ जाए, XYZ आ जाए, वो अपने मुल्क के लिए हमेशा बेहतरी की कोशिश करता है और वो अपने मुल्क को एक कदम आगे ले जाता है। कर्जों का बोझ छोड़ के और गैर मुमालिक के अंदर अपनी जायदादें बना के नहीं चला जाता, और ना ही उसकी मदद के लिए कोई काजी फायज आते हैं, ना कोई राजा सिकंदर आते हैं। और ट्रंप ने तो ये बात भी साबित कर दी कि इस्टेब्लिशमेंट की और मीडिया की मुखालफत के बावजूद अगर अवाम आपके साथ है तो विक्ट्री आपकी होती है, सबके सामने बात। तो जहाँ तक ट्रंप की आमद का ताल्लुक है कि वो कितने फ़ायदेमंद होंगे, तो जो उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में वादे किए हैं, मैं समझता हूँ कि वो अगर वो वादे पूरे कर जाते हैं तो वो अमेरिका से निकल के पूरी दुनिया के हीरो बन सकते हैं। मिसाल के तौर पे खलीज की जंग बंद करवा दें, गजा के मुसलमानों को मुसलमान हुक्मरान तो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिलवा सके, वो तो अपनी बेशर्मी की चादर ओढ़ के सोते हुए। तो अगर ये आके और वो जंग बंद करवा दें, यूक्रेन की जंग बंद करवा दें, तो मैं समझता हूँ कि ये कितना तारीखी उनका काम होगा, जिसमें वो हमेशा हिस्ट्री में अमेरिकन प्रेसिडेंट अमूमन हीरोज़ के तौर पे नहीं याद रखे जाते, विलन्स के तौर पे याद रखे जा सकते हैं, लेकिन ही हैज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि अगर वो ये चीज़ कर जाते हैं तो बहरहाल उनका एक पूरी दुनिया के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट बनेगा। बाकी बाइडन जितने एग्रेसिव हैं, बाइडन की जितना अंदाज एग्रेसिव है वो सबको पता है कि वो उन्होंने कोई दरमियानी रास्ते नहीं रखने, ठा करनी है और ठा में कोई भी बीच में आ जाए उन्होंने किसी को छोड़ना नहीं, क्योंकि अब तो उनके पास मैंडेट भी बड़ा मजबूत है। हाँ, लेकिन हमने ये देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी हमारे अपने कुछ वज़रा भी ये जुमले इस्तेमाल करते रहे हैं कि उनकी जो शख्सियत है वो बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी है, लेकिन हमने कुछ कल के रोज प्रेडिक्ट किया था जिसमें अनवर साहब भी हमारे साथ कर रहे हैं। अब माशाल्लाह वो डिलीट कर रहे हैं, वो
अच्छा। ट्वीट्स अपनी अपनी डिलीट कर रहे हैं, जल्दी हाँ, कर रहे हैं। अनवर रजा साहब, कल जब आप भी हमारे पैनल का हिस्सा थे और मैंने अपने चारों मौसिस तजियाकारों से पूछा था कि कौन होगा नेक्स्ट व्हाइट हाउस का मकीन, तो आप समेत सभी ने ये जवाब दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप। चले, एक पेशन गोई तो इस प्लेटफॉर्म से दुरुस्त साबित हुई। मुझे ये बताइएगा अनवर रजा साहब, क्योंकि आपने खुद भी वहां पर क्या कहते हैं कैंपेन को देखा था, आपने रिपोर्ट किया, खुद भी वहां पर इलेक्शन में आपने पार्टिसिपेट किया एक जर्नलिस्ट की हैसियत से, और कल का जो आपका तजिया था वो यकीनी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ही थे। किस जमहूरी अंदाज को कामयाब होता हुआ देखा आपने अमेरिका में, कि हमने देखा कि एक तरफ मीडिया था, एक तरफ तमाम इदारे थे, दूसरी तरफ एक वो शख्स था कि जिससे आवाम की सपोर्ट हासिल थी? ज़रिया, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि जमहूरियत का हकीकी जो आईना था वो अमेरिका है, और आपने देखा कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ की और जो मीडिया था उन्होंने किस तरह ट्रंप की मुखालफत की, लेकिन जो आवाम की राय थी वो हकीकी मायनों में इसी को जमहूरियत कहते हैं कि आवाम की राय ने प्रवेल किया, और आपने देखा कि ट्रंप कामयाब हुए। और इससे पहले भी हम यही कहते थे कि बड़ी तादाद में नौजवान जो हैं, यूथ जो है वो ट्रंप को पसंद करती है और वो ट्रंप को वोट करेगी। और आखिरी दिन जब कल इंतखाबात वोटिंग हुई तो ट्रंप के जो वोटर्स थे वो बड़ी तादाद में बाहर निकले। इसके साथ साथ हम बात करते थे स्विंग स्टेट्स जो बैटल ग्राउंड थी, जी। आपने देखा वहां पर भी ट्रंप को 4-3 से कामयाबी हासिल हुई। आपका जो सवाल था, ना सिर्फ कल की हमारी प्रेडिक्शंस दुरुस्त साबित हुई, बल्कि हम पाकिस्तान में जो हालात हैं उनके बारे में भी ढकी छुपी गुफ्तगू जरूर करते हैं। शायद किसी को समझ आती है या कोई समझना नहीं चाहता, लेकिन हम बात जरूर करते हैं ढके छुपे अल्फाज में, और हम कहते हैं, निशानदेही भी करते हैं, और उसका रीज़न भी यही होता है कि मुल्क में जमहूरियत को प्रवेल करे और इदारे मजबूत हों। आपने ट्रंप की बात की, देखिए ट्रंप ने जो पब्लिक पल्स थी उसकी बात की। मैंने कल भी पॉपुलर लीडरशिप की बात की थी कि ट्रंप पॉपुलर लीडरशिप में शुमार होता है उनका, और आपने देखा कि आवाम की बड़ी तादाद ने उनको अच्छा, कामयाब करवाया। जो अक्सर हम भी पाकिस्तानी एक जुमला इस्तेमाल करते हैं ना कि मकबूल तो हैं लेकिन कबूल नहीं, ये भी अमेरिका ने दुरुस्त कर दिखाया कि मकबूल भी हो गए और कबूल भी हो गए। उसकी जरिया वजह क्या थी कि वहाँ का जो सिस्टम है, मैंने कल भी इसका इजहार किया था, आपसे गुजारिश की थी कि वहाँ पर जो रिगिंग है उसके इम्कानात बहुत कम है। आपने, हम जब ब्रेक में बात कर रहे थे, मैंने आपको कहा कि लोग कहते हैं कि 22 से 23 लाख जाली वोट वहाँ पर रजिस्टर्ड हुए हैं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको कहा था बहुत ज्यादा भी हुआ ना उस सिस्टम में, 10 से 12 हज़ार के करीब वोट अगर आप कहें कि इलीगल हो सकते हैं तो हो सकते हैं। मैंने वहाँ पे ईवीएम सिस्टम की बात की कि जब वहाँ पे अगर आप दोनों उम्मीदवारों में से कोई ये कहे कि किसी रियासत में उसके खिलाफ जालसाजी हुई है, धांधली हुई है, तो देखिए जब ईवीएम सिस्टम से आप प्रिंट लेते हैं अपने वो बैलेट पेपर का, तो आपको एक जो स्कैनर है उससे गुजारना पड़ता है, तब आपका वोट रजिस्टर होता है, और उसके बाद हार्ड कॉपी भी आपके बैलेट पेपर की होती है। इसलिए वहाँ पर हमने ये देखा कि डेवलप कंट्रीज के अंदर के जो धांधली के इल्जामात हैं वहाँ पर फॉर्म 45-47 नहीं था। यही वजह थी कि वहाँ पर ट्रंप आवाम की जो राय थी वो प्रिवेल की और ट्रंप कामयाब हुए। वो कि इस्टेब्लिशमेंट भी यही नहीं चाहती थी, और एक बड़े वहाँ का जो ताकतवर मीडिया है वो भी चाहता था कि ट्रंप कामयाब ना, और कमला के बारे में जिस तरह वहाँ पे सर्वेज आए वो गलत साबित किए लोगों ने। अब सवाल पैदा ये होता है कि ट्रंप कामयाब क्यों है? ट्रंप ने वहाँ के जो पल्स थी लोगों की उस पर हाथ रखा। कैसे? कि वो चाहते थे कि इकॉनमी जो है वो वहाँ पर मजबूत हो। वो यूक्रेन की जंग में $1 ट्रिलियन जो खर्च किए जा रहे थे उसके खिलाफ थे। वो अब आज उन्होंने अपना जो खिताब था उन्होंने कहा कि वो जंगों के खिलाफ है। अगर वो गजा की जंग के हवाले से उसकी जंग बंदी करवाने में कामयाब होते हैं तो ये बहुत बड़ा। चलिए, हमारे प्रोग्राम का अगला सेगमेंट मशरिक वस्ता और खत्ते के दीगर ममालिक के हवाले से, इस पर हम लोग खुलकर बात करेंगे। डॉक्टर साहब से मैं एक फाइनल कमेंट लेना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट का भी जिक्र किया अनवर रजा साहब ने यहाँ पर। अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट की ये मांग तो नहीं थी कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के ताज को सर पर पहने, लेकिन अब चूंकि ऐसा हो चुका है तो आपको लगता है कि अब अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जो है वो थोड़ा सा एक एग्रेसिव रिएक्शन भी होगा आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप का? देखिए, ये कहना कि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट की मांग नहीं थी कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा व्हाइट हाउस तक पहुंचे, ये एक तासुर तो हो सकता है, लेकिन इस तासुर को सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस चाहिए, और एविडेंस जो है वो हमारे सामने उस तरह से नहीं है। जो मुकदमात जिनकी बात होती है, अगर एस्टेब्लिशमेंट वाकई इस मुल्क में इतनी ताकतवर होती तो वो सिर्फ मुकदमात न दर्ज करवाती, वो पाकिस्तान की तरह फिर उन पर उनको सजा भी दिलवा देती। और इलेक्शन, मतलब आप कह रहे हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा मजबूत है अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट से? देखिए, मेरा ख्याल है कि अपने दायरे से बाहर निकली हुई, मैं कह सकता हूँ अब मजबूत या कमजोरी का मैं क्या तस्करा करूँ यहाँ बैठ के, लेकिन बात यह है कि साजिशी मफरूजों पर हमें यकीन करने से पहले
जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको देखना होता है। डोनाल्ड ट्रंप का आना, डोनाल्ड ट्रंप का जाना और उनका दोबारा आना, ये अमेरिकन डेमोक्रेसी की खूबी है कि हर दफा लोगों ने जो बेहतर समझा उन्होंने अपने हक राय दही के जरिए उसका इजहार किया और उसको सिस्टम ने ट्रस्ट किया और कबूल किया। किसी के जाती पसंद या नापसंद का अमल दखल उसमें नहीं हो सकता और मेजॉरिटी इज अथॉरिटी के फैसले को तस्लीम किया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अवैस सलीम साहब वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद है। मेजॉरिटी एज अथॉरिटी के फैसले को तस्लीम किया जाता है। वी जस्ट होप कि पाकिस्तान में भी इस रवायत को परवान चढ़ता हम पाकिस्तानी अपनी आंखों से देखें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड पब्लिक ओपिनियन। जी वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, वाशिंगटन से हमें सहाफ़ी तजज़ियाकार खुर्रम शहजाद साहब ने भी सेगमेंट में ज्वाइन किया है, लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, मैं चाहती हूँ कि जरा उसका नक्शा, उसका खाका एक दफ़ा खींचे हम। इसाराना साहब, एक आम तासुर दिया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी सदर मुंतखब होने के बाद बानी पीटीआई की जेल से रिहाई मुमकिन हो पाएगी। गो कि अभी पार्टी की तरफ से तो हमने कहीं पर नहीं देखा कि इस किस्म की कोई भी बयानबाजी की गई हो या इस मामले को इंडोर्स किया गया हो, लेकिन एक तासुर जरूर आ रहा है। इसकी वजह आपको मालूम है, और क्या वाकई अमरीका की मुदाखलत पाकिस्तान में इस हद तक हो सकती है? देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि ये तो हमारे पूरे निज़ाम पे, हमारी अदलिया पे और हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर एक सवालिया निशान है कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। उन्हें ये क्यों यकीन है कि कोई तगड़ा ताकतवर जो है वो इस निज़ाम से तगड़ा है, वो जब चाहे और जैसे चाहे इस निज़ाम को तोड़ मोड़ सकता है। और हमारी अदालतें जब फैसले नहीं करेंगी और हमारे इदारे एक्सीड करेंगे तो फिर लोगों के जहन में ये आता है कि अमेरिका जो है वो भी ये कर सकता है। अच्छा। तो माजी में आप देख लें, नवाज शरीफ साहब को नहीं निकाल के लेके गया अमेरिका, और भुट्टो साहब को बाकायदा वार्निंग दे के नहीं मारा उसने। तो अमेरिका बहुत डाढ़ा है, बहुत तगड़ा है, वो कर सकता है। लेकिन मेरी कैलकुलेशन ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप खुद भी आकर डियाला का दरवाज़ा खोल दे तो बानी बाहर नहीं आएंगे इमरान खान, अनटिल अनलेस वो एक प्रोसेस से बाहर नहीं आते। वो अपने ऊपर ये कभी भी कालक नहीं मलवाएंगे कि वो अमेरिका ने उन्हें निकलवा दिया और वो अमेरिका ने उन्हें बचवा दिया। हाँ, ये हो सकता है कि एक सिस्टम के तहत उनकी जमानतें हों, ये वो बाहर आ जाए तो आ जाए, लेकिन इमरान खान अगर खुद ट्रंप आके दरवाज़ा खोल के जी आप आ जाएं बाहर, तो वो तब भी बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए, ये तो आपका तजिया हो गया। मैं खुर्रम शहजाद साहब की जान से पहले बहुत सा कमेंट आपका भी लेना चाहूँगी रिजवान रज़ा साहब। ये वाकई सिर्फ एक तासुर, अमूमी तासुर जो है वो पाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं माजी में अगर हम जाएं या माजी करीब में हम देखें या तारीख का कोई वर्का खोल कर देखें तो कहीं ना कहीं ऐसे कोई गुंजाइश मौजूद है? आपको पता था कि मैंने तारीखी हवाले से आना है, और देखिए एक तो नहीं, बात इसकी नहीं है, मैं तो आपसे मैं एक एग्जांपल लेना चाह रही हूं। मैं तारीखी हवाला है इसका। बड़े सगीर के अंदर हुकूमत की 700 साल तारीख है। इस तारीख के अंदर जब भी कोई पावर से हटाया जाता है तो सबसे पहले उसके खिलाफ जुर्म लगाया जाता है, और जुर्म के बाद उसको सजा सुनाई जाती है, और सजा के बाद उसे जिला वतन किया जाता है। ये प्रोसेस है। दारा शिको के और भुट्टो साहब के 2 केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर इस प्रोसेस से डेविएट किया गया है, और जिसमें जो पावर से हटाए जाने वाले दोनों सब्जेक्ट हैं उनको लोकली ही एक इंतकाम का निशाना बनाया गया, और तारीख में ये दोनों बम्प हैं। ये मेरा तजिया है, आपको इससे इख्तलाफ का पूरा हक हासिल है। जहां तक उनके बाहर जाने की बात हो रही है, वो ख्वाजा आसफ साहब का वो बयान है जो उन्होंने कल मेरा ख्याल कल या परसों दिया है, और उन्होंने कहा है कि यूरोप के किसी मुल्क के जरिए वो जिला वतनी के ऊपर डील कर रहे हैं। अच्छा, अब ये डील वाली बात जो है ना, पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि वो क्यों कर रहे हैं। फिर मुझे याद आया कि गुज़िश्ता इस हफ्ते के अंदर जितनी समातें हुई हैं और उन समातों के अंदर बानी पीटीआई का मीडिया के साथ जो इंटरेक्शन हुआ है, उस इंटरेक्शन के अंदर ना तो उन्होंने हाफिज आसम मुनीर शाह साहब के बारे में कोई बात की है, और ना ही जो उनके नंबर 2 हैं उनके बारे में कोई गुफ्तगू की है। उन्होंने जनरली एस्टेब्लिशमेंट की बात की है, उसके खिलाफ स्ट्रगल की बात की है, उसके खिलाफ खड़े होने की बात की है। ये जो एकदम ये गुफ्तगू के अंदर जो है शेरीनी
या नरमी या हलावत आई है तो हो सकता है। मैं पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ। आपका तज्जिया है हाँ, कि ये दो फैक्टर ऐसे हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर इस बात को रवाज मिला या इस बात को जोर मिला कि शायद उनके बाहर आने के इम्कानात हैं। वैसे बाय द वे मैं एक नजूमी साहब को जाती तौर पे जानता हूँ और 4 माह पहले उन्होंने कहा था कि उन्हें मार्च के बाद बानी पीटीआई जेल में नजर नहीं आ रहे। अच्छा, अब वैसे वो वही नजूमी है जिन्होंने कहा था कि 10 अप्रैल के बाद उन्हें इमरान खान हुकूमत में नजर नहीं आ रहे, तो हमने उनका मजाक उड़ाया था। हद तक वो बात भी सच हो सकती है, मार्च तक हो सकता है कि कोई ना कोई वालों को मार्च तक का जाए। इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कल एक प्रेडिक्शन हुई थी और खुर्रम शहजाद साहब इस हमारे इस पैनल का हिस्सा थे। सबसे पहले तो खुर्रम शहजाद साहब, आपको अपने किए गए प्रेडिक्शन को पे मुबारकबाद। आपने भी कल यही कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नए व्हाइट हाउस के मकीन होंगे। मुझे जरा ये बता दीजिएगा कि जो उन्होंने विक्ट्री स्पीच की उसके ऊपर क्या रद्द अमल है वहां के लोगों का? क्या ऐसी ही एक विक्ट्री स्पीच एक्सपेक्टेड थी उनको अपने नौ मुंतखब सदर से? और दूसरा ये भी कि ट्रंप के सदर बनने के बाद मिडिल ईस्ट के हालात बदलते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि बड़ा एम्फसाइज किया उन्होंने अपनी कैंपेन्स के दौरान। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो विक्ट्री स्पीच है दैट वाज दी जो फंडामेंटल थिंग कि यहाँ से प्रेसिडेंसी कैसे स्टार्ट होगी। तो उन्होंने तो पहले ही अपनी जो बात की थी कि उनके पास सेनेट भी होगा और हाउस भी होगा, तो फिर वो अपनी मर्जी से जो है अमेरिका को गोल्डन एज में ले जाने के फैसले करेंगे। तो उस हवाले से तो डोमेस्टिकली जो डेमोक्रेट की पार्टी ने भी आज सुबह बयान दिया, उनका ये कहना था कि जो ट्रंप ने इकोनॉमी को हिट किया अपनी कैंपेन में, वो एक बड़ा उसका बड़ी विक्ट्री थी उसकी कि उसने सारी कैंपेन में इकोनॉमी को लेकर चला। जो मिडल ईस्ट की बात है, तो मिडल ईस्ट में एक चीज तो वाजे है कि आज सुबह जब नेतन्याहू का बयान आया तो उसको यहाँ पे सारे मीडिया ने हर जगह पे, अगर आप किसी भी मीडिया उसकी वेबसाइट पे चले जाएं तो आपको नेतन्याहू का बयान सबसे ऊपर नजर आएगा। तो वो तो एपैक की एक कावश है। लेकिन जो मिडल ईस्ट की जो सूरत हाल इस वक्त, जो ट्रंप है, जो फंडामेंटल थिंग जो ट्रंप ने प्रॉमिस की मिशिगन में मुसलमानों के साथ, जो अरब मुसलमान है ज्यादातर, कि मैं जंग को खत्म करूंगा, कि जंग को रुकवाऊंगा। तो ये जो सीज फायर है ये तो इमीडिएट होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, लेकिन आगे वो इसराइल को किस किस्म की फेवर देता है वो एक डिफरेंट पहलू है होगी। लेकिन सीज फायर होना एक अहम चीज है। IMF की जो IMF ने जो करारदाद पास की है उसको पार्शली इम्प्लीमेंट करवाना मिडल ईस्ट में, ये भी उसका हिस्सा होगा। और ये इनके जो स्पोक्स पर्सन थे सीनियर, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि वी विल बी यूजिंग IMF एज अ टूल टू ब्रिंग पीस इनटू द मिडल ईस्ट। तो वो भी एक अहम चीज होगी कि जो ट्रंप है वो मिडल ईस्ट को किस तरह से देखता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात वो ये है कि यूक्रेन का सारा पैसा रुक जाएगा। अब उससे क्या होगा कि यूक्रेन में जो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर जा रहे थे, अब वो श्रिंक होके चंद बिलियंस डॉलर में रह जाएंगे। उससे डेफिनेटली जो रशियन अग्रेशन है वो बढ़ेगा हिस्से में। लेकिन ट्रंप ने जो कह दिया कैंपेन में, जो इकोनॉमी फर्स्ट, हमें दुनिया में सुपर पावर बनने का शौक। अच्छा, ये जो इकोनॉमी फर्स्ट के हवाले से खुर्रम शहजाद साहब भी आपने गुफ्तगू की ना, मुझे ये बताएगा, तो जब इकोनॉमी फर्स्ट के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार इसरार कर रहे हैं, अमेरिका की चाइना के अगेंस्ट नई पॉलिसी क्या होगी? ये जो कैंपेन के दौरान जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बात की है वो यही की है कि जो टैरिफ उसके ऊपर, उसको चाइना को इस वक्त 40% सब्सिडी है टैरिफ में। तो अगर आप पाकिस्तान से चीज लेते हैं, आपको डॉलर की अगर कास्ट पड़ती है तो चाइना से आएगी तो 60 सेंट की पड़ेगी। तो उसके वाले जो 40% सब्सिडाइज है, वो कह रहा था वो मैं 100% खत्म कर दूंगा, मतलब जो दुनिया दे रही है वो चाइना देगा। एक तो उसने ये बात की। और दूसरा ये कि चाइना की जो सुपरमेसी है सी में, उसको भी इन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि सुपरमेसी ऑफ द सी इज द थ्रेट टू अमेरिकन सुपरमेसी इन द वर्ल्ड। तो वो चाइना को भी काउंटर करेगा सी में। उसका ये कहना था जो बाइडन जो है वो अपोलोजेटिक प्रेसिडेंसी थी, उसकी वजह से अमेरिका ने अपनी जो सुपरमेसी थी सी में वो खत्म हुई। तो उस वाले जो चाइना की पॉलिसीज की तो बड़ी क्लियर कट है कि एक तो चाइना को हर जगह पे काउंटर करना है, दूसरा चाइना को जो फैसिलिटीज अमेरिका ने अमेरिका दी हुई है उसको रिड्यूस करना है, ताकि लोकल स्मॉल बिजनेस जो है वो हमारा बढ़ सके, जो कि अब कैंपेन का वादा है, इसका हकीकत से क्या ताल्लुक है वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। ठीक है, खुर्रम साहब हमारे साथ ही रहिएगा। अनवर साहब, खुर्रम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम लोग जो उन्होंने कहा ना कि मुमकिन है
کہ غزہ کے معاملے پر وہ فوری طور پر جنگ بندی کروائیں، لیکن اس کے متبادل وہ اسرائیل کو کس طریقے سے انٹرٹین کرتے ہیں یہ تو ان کے فیصلے ہی بتائیں گے. لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ایک انسان، میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گی ہونے کی حیثیت سے، ہم سبھی یہ چاہتے ہیں کہ غزہ کے مظلوموں پر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں وہ فوری طور پر بند ہونے چاہیے. فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کا جو پہلا ریئیکشن آیا نا ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے کے بعد، انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کو ان کے بیانات سے ان کے حساب سے جانچا جائے گا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ بطور امریکی صدر غزہ جنگ کو چند گھنٹوں میں روکیں گے. ذریعہ آپ دیکھیے، یہ ٹرمپ کی اپنی کیمپین بھی تھی، اور مشیگن میں جو عرب مسلمز ہیں ان سے بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنی کیمپین کے دوران. لاسٹ اپنی کیمپین انہوں نے وہیں پہ ختم کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ غزہ کی جنگ کو بند کریں گے. اگر وہاں پر سیز فائر ہوتا ہے تو بہت بڑی یہ کامیابی ہوگی. اس کے بعد کے جو سٹیپس ہیں وہ اسرائیل کو کس طرح اکاموڈیٹ کرتے ہیں اور کیسے ان کو آگے لے کر چلتے ہیں وہ دوسری بات ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ اب جو مسلم ورڈز تھے ان کی جو پالیسی تھی اس کی وجہ سے تو غزہ میں کوئی فرق نہیں پڑا، اور آپ نے دیکھا کہ ظلم و ستم ویسے رہے. پوری دنیا میں جو جلسے جلوس ہوتے رہے، مظاہرے ہوتے رہے غزہ کے حق میں، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہاں پر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن یہ جنگ رکوا سکتے ہیں، یہ سیز فائر ہو سکتا ہے، تو یہ بالکل امریکی صدر ہی کر سکتے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا وعدہ کیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے اس وعدے کو پورا کریں گے. انہوں نے مسلم جو ووٹرز تھے ان سے یہ کمٹمنٹ بھی کی تھی. اور دوسری بات، ان کو اپنے وعدے کو پورا کرنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی کیمپین میں بھی کہا تھا، اور اگر وہ یہ کر پاتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی جو امریکہ کی اکانومی کی صورتحال ہے وہ بھی بہتر ہوگی. یوکرائن سے انہوں نے جو پیسہ پمپ ان کیا تھا بائیڈن نے، وہ بھی نکالیں گے. اور ان کی یہ واضح پالیسی تھی، اور انہوں نے اپنی کیمپین میں بھی کہا تھا کہ یہ یورپ کی جنگ ہے، ہماری جنگ نہیں. ہم نے اس میں پیسہ نہیں جھونکنا، ہم نے یہ پیسہ جو ہے وہ لوگوں کی ویلفیئر پر خرچ کرنا ہے. ڈیفینیٹلی وہ جنگ بندی کے بارے میں بھی انہوں نے اپنے پہلے خطاب میں کہا ہے کہ وہ جنگوں کے خلاف ہیں اور جنگ روکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنا یہ وعدہ پورا کرنا پڑے گا. اور دوسری بات، مجھے اگر آپ اجازت دیجیے تو تاریخ کو میں بھی دہرا دوں. دیکھیے، تاریخ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو لوگ جلا وطن ہوئے پھر دوبارہ کمپرومائز کر کے وہ حکومتوں کا حصہ بھی بنے. جب پھر آپ کمپرومائز کر کے، میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، مختلف حکومتوں کی بات کرتا ہوں، کہ جب آپ کمپرومائز کر کے حکومتیں حاصل کرتے ہیں تو پھر آپ کو بہت کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. پھر ادارے تباہ ہوتے ہیں، پھر جمہوریت تباہ کرتی ہے، اور پھر آپ کی یہ لنگڑی لولی جو حکومت ہے اسی طرح چلتی ہے. دیکھیے نا کہ آپ نے آئین کے ساتھ کیا کہ آپ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو جمہوریت، انسانی حقوق اور آئین کی پاسداری یاد آتی ہے. جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو انسانی حقوق بھول جاتے ہیں، پھر آپ کو شہری حقوق بھول جاتے ہیں، پھر آپ کو آئین کو پامال کرنا بھول جاتا ہے. تو ہمیں یہی دیکھنا پڑے گا. میں یہی مثال دے رہا تھا امریکہ کی جمہوریت کی اور پاکستان میں نام نہاد جمہوریت کی، کہ ہم کہتے ہیں کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، حالانکہ پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ کوئی اور ہے. عوام طاقت کا سرچشمہ امریکہ میں ہے، جو انہوں نے ثابت کیا. ٹھیک، اسارہ صاحب مختصر سا کمنٹ میں آپ سے بھی لوں گی، پھر رضوان عزیز صاحب سے بھی کلوزنگ کی طرف بڑھوں گی. مجھے یہ بتایا جائے گا 2/3 میجورٹی کے ساتھ دی سپر پاور امریکہ کا صدر منتخب ہونا، مطلب یہ نہیں کہ اب ٹرمپ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوں گے مکمل طور پر؟ بالکل ہوں گے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک ہسٹری بنائیں گے. ایک ہسٹری تو انہوں نے جیت کے بنا دی، ایک ہسٹری وہ یہ بھی بنائیں گے کہ وہ اپنے مدت میں یہ جو بڑے بڑے جنگیں ہیں یہ رکوا دیں گے. میں ایک امید کر سکتا ہوں ان سے، کیونکہ انہیں ایک اچھی میجورٹی ملی ہے. وہ نہیں ہے کہ انہوں نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ اگر مجھے میجورٹی ملی تو میں بنوں گا، نہیں تو پھر میں بھائی کو بنا دوں گا. وہ تو مختلف قسم کی جمہوریت میں، نہ وہاں قاضی فائز، نہ راجہ سکندر، عجیب لوگ ہیں، نہ بریانی کی پلیٹیں، نہ قیمے والے نان. کیسی جمہوریت ہے، بد مزہ سی، بے مزہ سی جمہوریت. نہ کو فارم چوری ہوئے، نہ کو فارم بدلے گئے. کیسی جمہوریت ہے. مجھے تو اس جمہوریت پہ ترس آتا ہے. کاش کا وہ ہم سے پاکستان سے سیکھیں کہ اصل جمہوریت کیا ہوتی ہے، کیسے رات کو ٹرمپ کو ہرا کے اور کمیلا کو جتایا جا سکتا. ٹھیک. رضوان عزیز صاحب، 45 صدر پہلے بنے تھے، 47 ابھی بنے ہیں، اور 45-47 کے پروپیگنڈے کی تو اس نے واقعی منج مار دی ہے، تاکہ بعد میں کوئی وہاں پہ بیٹھ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ نہ کہہ سکے مجھے شام 5 بجے پتہ چل گیا تھا، حالانکہ کاؤنٹنگ جو ہے وہ 6 بجے ختم ہوئی تھی. انہیں 5 بجے پتہ چل جاتا ہے. اس پھر پروپیگنڈے کی بنیاد کے اوپر میرا بھائی بھی بیٹھ کے کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ 2/3 اکثریت تو ابھی انہیں ملنا ہے. ابھی سادہ اکثریت ملی ہے جو اب تک کے نتائج ہیں. سادہ اکثریت کے ساتھ بھی وہ موسٹ پاورفل پریزیڈنٹ ہے. پارلیمنٹ پوری ان کے پیچھے کھڑی ہوگی، سینٹ بھی اور کانگریس بھی، اور پچھلی دفعہ کی طرح ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی، نمبر 1. اور نمبر 2، کوئی معاشی رکاوٹیں بھی نہیں ہوں گی ان کے راستے کے اندر، کوئی لمٹس نہیں ہوں گی. وہ اس کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں. جیسے کہ رانا صاحب نے فرمایا کہ وہ تاریخ رقم کر سکتے
सकते हैं, बिल्कुल तारीख रकम कर सकते हैं। चले हम भी दुआ गो हैं कि ना सिर्फ वो अमेरिका के लोगों के लिए तारीख रकम करें अपने अच्छे फैसलों के साथ, बल्कि जो इर्द गिर्द के दीगर ममालिक हैं, खित्ते में रहने वाले लोग हैं, उस मिडल ईस्ट में जो इस वक्त जो हम इश्तियाल की सूरत हाल देख रहे हैं उसको काबू में करने में डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ कामयाब हो, क्योंकि जो गजा के मजलूम बहन भाई हैं, जो मुसलमान हैं, वो इस वक्त आस लगाए बैठे हैं कि कोई उनके इन जख्मों पर मरहम पट्टी ज़रूर करने पहुंचे। लेट्स सी कि पाकिस्तान को लेकर उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, और इसके अलावा जो चाइना है उसके हिसाब से भी, एक मौशी इकॉनमी के हिसाब से भी देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के और उनके पार्लियामेंट के फैसले किस तरह के होंगे। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।